गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और चलिए आज की कक्षा में हम उपस्थित हैं पुनः आपके साथ अपने दूसरे चैप्टर का चौथा टॉपिक लेकर परासरण दाब और परासरण दाब मापने की वर्कले हार्टले विधि। यह शीर्षक पढ़ने के पूर्व कुछ टर्मिनोलॉजी जानना आवश्यक है हमको, तो जिनमें सबसे पहले हम समझें परासरण क्या है। पहली हेडिंग हमको देखना है परासरण। कॉमन एक बात कही जाती है कि यदि हम किसी पात्र में एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगाकर दो विलयनों को एक दूसरे से पृथक करें, दो ऐसे विलयन हों जिनकी सांद्रताएं अलग अलग हों। एक को हम कह सकते हैं तनु विलयन और दूसरे में ले सकते हैं सांद्र विलयन। दूसरे में अपेक्षाकृत कंसंट्रेट सॉल्यूशन भरा जाए, सांद्र विलयन। अथवा यही काम हो सकता था, तनु विलयन की जगह विलयन न लें तो हम केवल क्या ले सकते हैं, विलायक। देखा यह गया है कि जब किसी शुद्ध विलायक को अथवा तनु विलयन को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा सांद्र विलयन से अलग रखा जाता है तो विलायक के अणु स्वतः अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। विलायक अणुओं का तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होने वाला यह प्रवाह ही किस नाम से जाना जाता है, परासरण कहते हैं। परिणाम क्या होगा कि धीरे धीरे इस वाले पार्ट में, पहले वाले हिस्से में विलयन की मात्रा घटती चली जाएगी, विलायक कम होता चला जाएगा, और दूसरे वाले में विलयन का स्तर बढ़ता चला जाएगा। यह क्रिया तब तक होती रहती है जब तक कि दोनों विलयनों की सांद्रता समान नहीं हो जाती। जैसे किशमिश को पानी में डालते हैं तो किशमिश का फूलना अंतः परासरण का उदाहरण है। गमले में लगे पौधों में ज्यादा मात्रा में खाद पड़ जाने पर उनका सूख जाना बाह्य परासरण के कारण होता है। पौधे से जल निकलकर मिट्टी में आता है सांद्रता मेंटेन करने के लिए, सांद्रता संतुलित करने के लिए। ठीक इसी प्रकार यदि अंगूर को नमक या शक्कर के घोल में डुबो दिया जाए तो अंगूर के अंदर का पानी निकलकर शक्कर के विलयन में आ जाता है। शर्त है अर्धपारगम्य झिल्ली से केवल विलायक के अणु आर पार जा सकते हैं, विलेय के नहीं जा सकते। हमें ध्यान रखना होगा, अर्धपारगम्य झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होती है जिसमें से केवल विलायक के अणु आर पार जा सकते हैं। और जब किसी भी विलायक अथवा तनु विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा सांद्र विलयन से पृथक रखा जाएगा तो विलायक के अणु अपने आप तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। विलायक अणुओं का यही स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। यह क्रिया मूलतः विलयनों का गुण है। परासरण मुख्यतः विलयनों का गुण है, ये इसकी विशेषता है। दूसरा, परासरण क्रिया के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक है। यदि अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं होगी तो परासरण की क्रिया प्रदर्शित नहीं होगी। तीसरा, कि परासरण क्रिया उन्हीं दो विलयनों के बीच प्रदर्शित होगी, संपन्न होगी जिन विलयनों का सांद्रण भिन्न भिन्न होगा। यदि समान सांद्रता के विलयन भरे जाएंगे तब विलायक के अणुओं का प्रवाह किसी भी दिशा में नहीं होता। समझ चुके होंगे परासरण क्रिया को। और हमारे दैनिक जीवन में परासरण, अंतः परासरण और बाह्य परासरण का बहुत महत्व है। कई जगह जैविक प्रक्रियाओं में इसका रोल है। तब हम आपसे बात करेंगे कि कैसे परिभाषित कर लें हम परासरण को। जब किसी शुद्ध विलायक को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा सांद्र विलयन के साथ पृथक रखा जाता है तो विलायक के अणु स्वतः अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर अथवा
विलायक से विलयन की ओर स्वतः प्रवाहित होने लगते हैं। विलायक अणुओं का यह स्वतः प्रवाह ही परासरण कहलाता है। अब आगे हमको पढ़ना है परासरण दाब। जैसा हम अभी देख रहे थे कि यदि से एक पात्र में अर्धपारगम्य झिल्ली लगी है, एक तरफ तनु विलयन अथवा विलायक भरा गया है और दूसरे तरफ सांद्र विलयन भरा गया है, तो विलायक के अणु अपने आप तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर प्रवाहित होना शुरू करते हैं, सांद्र विलयन की ओर जाना शुरू करते हैं। इसके लिए ये बार बार अर्धपारगम्य झिल्ली पर टकराते हैं। तो विलायक अणुओं की इन्हीं टक्करों के कारण एक द्रव स्थैतिक दाब उत्पन्न होता है। उस द्रव स्थैतिक दाब का नाम है परासरण दाब। तो आइए हम परिभाषित करें परासरण दाब को। क्या लिखा जाता है समझ लें। वह द्रव स्थैतिक दाब जो किसी विलयन को एक अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक या तनु विलयन से पृथक रखने पर उत्पन्न होता है, उसे परासरण दाब कहते हैं। दूसरा, इसी को परिभाषित किया जाता है दूसरे शब्दों में कुछ इस प्रकार। वह न्यूनतम बाह्य दाब, वह न्यूनतम बाह्य दाब जिसे सांद्र विलयन पर आरोपित करने से विलायक अणुओं का तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होने वाला स्वतः प्रवाह रुक जाता है। और विलायक अणुओं का प्रवाह रुक जाने का अर्थ इसी को कहते हैं, अर्थात परासरण की क्रिया रुक जाती है। तब हम कह लें कि परासरण दाब को हम ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि परासरण क्रिया को रोकने के लिए आवश्यक न्यूनतम बाह्य दाब को विलयन का परासरण दाब कहेंगे। अथवा सामने लिखी परिभाषा है कि वह न्यूनतम बाह्य दाब जिसे सांद्र विलयन पर आरोपित करने से विलायक अणुओं का तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होने वाला स्वतः प्रवाह रुक जाता है या परासरण की क्रिया रुक जाती है, उस न्यूनतम बाह्य दाब को, उसे ही विलयन का परासरण दाब कहते हैं। जिस न्यूनतम बाह्य दाब को विलयन पर आरोपित करने से परासरण की क्रिया रुक जाएगी,
वही न्यूनतम बाह्य दाब विलयन का परासरण दाब कहलाएगा। ठीक है, तो हमने जाना परासरण क्रिया क्या है और परासरण दाब क्या है। अब आवश्यकता है परासरण दाब के मापन की, और आज का हमारा यही प्रमुख शीर्षक था जिसे हमें पढ़ना है डिटेल में। विलयन का चौथा अनुसंख्यक गुणधर्म परासरण दाब मापने की वर्कले हार्टले विधि। वर्कले हार्टले विधि विलयनों के परासरण दाब मापन की। आइए हम शुरू करते हैं वर्कले हार्टले विधि, जिसका एक प्रारूपिक चित्र आपके सामने बना हुआ है। इसे समझने के पूर्व, लिखने के पूर्व हम यह जान लें कि इसे दो भागों में बांटकर पढ़ना आसान होता है। एक उपकरण का वर्णन, उपकरण के कितने भाग हैं, किनका क्या कार्य है, और दूसरा यह विधि कैसे वर्क करती है, कैसे कार्य करती है, कैसे परासरण दाब का इससे मापन किया जाता है। सबसे पहले इसकी भूमिका में जान लें कि विलयनों का परासरण दाब मापने की, विलयनों का परासरण दाब मापने की यह एक उत्तम आधुनिक विधि है। उपकरण, उपकरणों में सबसे पहला नंबर डला हुआ है एक सरंध्र नली, 2 नंबर डला है बिंदुपाती की, 3 नंबर है केशिका नली, 4 नंबर है स्टील का बाहरी जैकेट, 5 नंबर है पिस्टन और 6 नंबर है दाबमापी। इस आधार पर यदि हम इसे व्यवस्थित लिखने का प्रयास करें तो कैसे लिख सकते हैं, आइए देखें। उपकरण के वर्णन में लिखा जाता है कि इस विधि में प्रयुक्त उपकरण में एक सरंध्र नली होती है जिसके छिद्रों पर कॉपर फेरोसाइनाइड की रासायनिक अर्धपारगम्य झिल्ली, रासायनिक अर्धपारगम्य झिल्ली जमी रहती है। पहली बात। नंबर 2, सरंध्र नली का एक शिरा बिंदुपाती कीप से और दूसरा सिरा केशिका नली से जुड़ा रहता है। ये देख लीजिए, ये सरंध्र नली है, बीच में सकरी वाली नली जिसके छिद्रों पर कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम्य झिल्ली जमी है, और इसका एक सिरा 2 नंबर बिंदुपाती कीप से जुड़ा है जिसमें जल भरा हुआ है, और दूसरा सिरा केशिका नली से जुड़ा है जिसमें एक नियत निशान, एक निश्चित चिन्ह बना रहता है। ये 2 काम हुए। तब तीसरे नंबर पर बात करनी है हमको, और तीसरा काम क्या होगा वह देख लें। तीन नंबर पर
बाहरी जैकेट की बात की जानी है, सरंध्र नली के ऊपर स्टील का, कुछ जगह ब्रास का लिखा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी लिख सकते हैं आप। स्टील का एक बाहरी जैकेट लगा होता है। ये बाहरी जैकेट भी एक चौड़ी बेलनाकार नली होती है जो पतली वाली नली के ऊपर से लगी रहती है, फिट रहती है। इसमें दो हिस्से और हैं, 5 नंबर और 6 नंबर। बाहरी जैकेट था, बाहरी जैकेट में एक पिस्टन लगा है और एक दाब मापी लगा है। इसमें एक भारहीन एवं घर्षण रहित पिस्टन और एक दाब मापी संलग्न रहते हैं। ठीक है। उपकरण का वर्णन 3 बिंदुओं में। पहला, प्रयुक्त उपकरण में सरंध्र नली है जिसके छिद्रों पर कापर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम्य झिल्ली जमाई गई है और कापर फेरोसाइनाइड का रासायनिक सूत्र होता है Cu2FeCN6। यह जानना आवश्यक है हमें आपको, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में एक प्रश्न आया करता है कि रासायनिक अर्धपारगम्य झिल्ली बनी होती है। 4 ऑप्शन, कापर फेरोसाइनाइड की, कापर फेरीसाइनाइड की, फेरिक फेरोसाइनाइड की या पोटेशियम फेरोसाइनाइड की। ध्यान रहे, रासायनिक अर्धपारगम्य झिल्ली कापर फेरोसाइनाइड की बनी है। कुछ पुस्तकों में नाम से यह ऑब्जेक्टिव आया, दूसरे कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में यही प्रश्न आया, किंतु रासायनिक सूत्र के साथ आया। और यदि हमें रासायनिक सूत्र पता नहीं है तो फिर हमसे धोखा हो जाता है, हम पोटेशियम फेरोसाइनाइड या CuFeCN6 कुछ भी लगा के आते हैं। तो पता रहे, कापर फेरोसाइनाइड का रासायनिक सूत्र Cu2FeCN6 होता है। ठीक है। 2 नंबर, सरंध्र नली का एक सिरा बिंदुपाती कीप से जुड़ा है और दूसरा सिरा केशिका नली से जुड़ा रहता है। इसके ऊपर स्टील का एक बाहरी जैकेट लगा है और इस बाहरी जैकेट में भारहीन एवं घर्षण रहित पिस्टन संलग्न रहते हैं। यह हमारा संपूर्ण उपकरण का प्रॉपर वर्णन हो गया। इसके पश्चात तब देखनी है क्रियाविधि, कैसे यह विधि वर्क करती है और इस विधि द्वारा किसी विलयन का परासरण दाब कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए हम बात करें किसकी, क्रियाविधि की। पहला काम, क्रियाविधि भी 3 पॉइंट्स में। नंबर 1, सर्वप्रथम जिस विलयन का परासरण दाब ज्ञात करना होता है उसे बाहरी जैकेट में भरकर पिस्टन लगा देते हैं। पहला काम, पिस्टन बाहर कीजिए और जिस विलयन का परासरण दाब ज्ञात करना है उसे इस बाहरी जैकेट में क्या करिए, भर दीजिए। ये लीजिए, बाहरी जैकेट में चारों तरफ, यहां चूंकि 2 डायमेंशनल में बना हुआ चित्र है तो ऊपर नीचे दिख रहा है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि बेलनाकार नलिका है, इसके चारों तरफ यह विलयन भर गया होगा। ध्यान रहे, यहां पर भरा गया है क्या, विलयन। यहां भी भरा गया है क्या, विलयन। बाहरी जैकेट में भर गया। ठीक है। अब दूसरा काम करना है, विलयन भरने के उपरांत पिस्टन लगा दिया, तब
सरंध्र नली के पहले सिरे पर लगी हुई बिंदुपाती कीप और इस बिंदुपाती कीप जिसमें जल भरा है, इसकी डाट ओपन करिए तो इसके द्वारा ये जल निकलकर भीतरी नलिका में भरता है। इस बीच वाली जो सकरी सरंध्र नली हमने शुरुआत में ली थी, उस सरंध्र नली में यहां भर जाएगा जल, और जैसे ये चौड़ी नलिका भर जाएगी जल से, तो अतिरिक्त जल आगे बढ़ेगा और ये केशिका नली में कुछ दूर ऊपर चढ़ना शुरू करेगा। ये हमें ऑब्जर्व कर सकते हैं, दिखाई देने लगेगा। तब हम ध्यान रखेंगे कि टैब, बिंदुपाती कीप के नल की टैब उस पोजीशन पर बंद करें जब केशिका नली में जल का स्तर नियत निशान तक पहुंच जाए। ध्यान रहे यहां पर क्या भरा गया है, केवल विलायक। ये विलायक जल है। अब चित्र में आप देख सकते हैं कि यहां विलयन है, यहां विलयन है और यहां विलायक है, और ये वाली जो दोनों तरफ लगी हुई हैं, ये अर्धपारगम्य झिल्ली है कॉपर फेरो साइनाइड की। जैसा परासरण की परिभाषा में आपने पढ़ रखा है कि जब किसी विलयन को विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाएगा तो विलायक के अणु स्वतः विलयन की ओर प्रवाहित होना प्रारंभ कर लेते हैं। वही काम यहां होगा। तो दूसरा नंबर हम पहले लिख लें तब आगे बढ़ें। दूसरा बिंदु हमारा क्या हुआ, बिंदुपाती कीप का नल खोलकर भीतरी सरंध्र नली में इतना जल प्रवाहित करते हैं कि दूसरे सिरे पर लगी केशिका नली में नियत निशान तक पहुंच जाए। लीजिए, ये दूसरा काम हमारा हो गया। बिंदुपाती कीप से हमने जल प्रवाहित कर दिया। अब तीसरा काम है परासरण दाब माप लेने का। तीसरा बिंदु, कुछ देर पश्चात जब परासरण क्रिया प्रारंभ होती है परासरण क्रिया प्रारंभ होने का मतलब विलायक के अणु इन छिद्रों से होकर विलयन की ओर निकलना प्रारंभ करेंगे, और जब विलायक के अणु भीतरी नली से बाहरी जैकेट की ओर निकलना प्रारंभ करते हैं तो केशिका नली में धीरे धीरे जल का स्तर डाउन होना शुरू हो जाता है, जल का स्तर घटने लगता है। कुछ देर पश्चात जब परासरण क्रिया प्रारंभ होती है तो केशिका नली में जल का स्तर घटने लगता है। तब हम पिस्टन द्वारा विलयन पर इतना दाब आरोपित करते हैं कि केशिका नली में जल का स्तर नियत निशान तक वापस
पहुंच जाए। लगाया गया दाब ही विलयन का परासरण दाब होता है, जिसे दाब मापी द्वारा ज्ञात कर लेते हैं। लीजिए, इन्हीं 3 बिंदुओं में पुनः हमारा इस विधि की क्रियाविधि स्पष्ट हो चुकी है। जैसे परासरण क्रिया प्रारंभ होगी, केशिका नली में जल का स्तर घटने लगेगा। जल का स्तर घटेगा तो हम पिस्टन की सहायता से दाब लगाएंगे, और हम जो दाब अधिरोपित करेंगे वह दाब सीधे कहां लगेगा? बाहरी जैकेट में भरे विलयन पर। और विलायक के जो अणु अंदर से बाहर जा रहे थे वह रिवर्स वापस भीतरी नलिका में प्रवेश करना शुरू करेंगे, और जैसे वो जल के अणु अंदर की ओर आएंगे तो केशिका नली में जल का लेवल अपने पूर्व अवस्था में आ जाएगा, नियत निशान तक पहुंच जाएगा। पिस्टन के द्वारा विलयन पर आरोपित यही दाब उसका परासरण दाब होता है, जिसे हम दाब मापी द्वारा सरलता से ज्ञात कर लेते हैं। यह हुई वर्कले हार्टले विधि, उसका उपकरण और उसकी क्रियाविधि। इसके पश्चात कुछ महत्वपूर्ण बिंदु परासरण दाब के बारे में जान लें हम। तो जैसा आपको विदित है कि परासरण दाब भी विलयनों का एक अणुसंख्यक गुण है। प्रमुख बात, परासरण दाब एक अणुसंख्यक गुण है। दूसरा, इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं, और व्यापक विलयन समीकरण में निम्नवत लिखते हैं। कैसे दर्शाया जाता है जानिए। पाई इज इक्वल टू CRT, जहां पाई विलयन का परासरण दाब है, C बराबर मोलर सांद्रण है, R बराबर गैस स्थिरांक है, और T बराबर परम ताप होता है। आप जानते हैं कि किसी विलयन का मोलर सांद्रण प्रति लीटर विलयन में घुरे विलय के मोलों की संख्या होती है, जिसे हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि C इज इक्वल टू N/V। यदि N मोल विलय V लीटर विलायक में घुले हैं तो कंसंट्रेशन C का मान N/V होगा। तब के केस में हमारा यह व्यंजक हो जाता है पाई इज इक्वल टू N/V/RT, जिसके आधार पर हम विलय के मोलों की संख्या और आपतित अनुभार भी आसानी से ज्ञात कर सकते थे। इसी व्यंजक को आगे लिखा जाता है दूसरे नए स्वरूप में, जैसा आदर्श गैसों के लिए हम PV इज इक्वल टू NRT पढ़ते थे, वही विलयनों के लिए भी पाई भी इज इक्वल टू NRT एक व्यंजक दूसरा है। और ये दोनों व्यंजक जो हैं हमारे गणितीय सवालों को, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करते हैं। इन दोनों सूत्रों से संबंधित न्यूमेरिकल एग्जाम्पल हमारी परीक्षा में आते हैं और हमें इनका अभ्यास करना है। इसके साथ अंतिम एक बात और रह जाती है जिस पर मैं चर्चा कर लूं कि वर्कले हार्टले विधि अन्य विधियों से अधिक श्रेष्ठ क्यों है। 2 नंबर में प्रश्न आता है कि वर्कले हार्टले विधि का महत्व लिखिए। तो इसके 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। वर्कले हार्टले विधि के कितने इंपैक्ट हैं? 3 इंपैक्ट। सबसे पहला,
इस विधि में रासायनिक अर्धपारगम्य झिल्ली प्रयुक्त होती है जो मजबूत होती है। इसके फटने का डर नहीं रहता। पहली विशेषता है। दूसरी श्रेष्ठता है वर्कले हार्टले विधि की। ये हम पढ़ रहे हैं वर्कले हार्टले विधि का महत्व, इंपॉर्टेंस, क्यों यह अन्य विधियों की तुलना में सर्वोत्तम है। नंबर 2, साम्य शीघ्र स्थापित हो जाता है। इस कारण पराशरण दाब मापने में कम समय लगता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, विलयनों का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता, जिसके कारण पराशरण दाब का सही मान ज्ञात किया जा सकता है। ये 3 श्रेष्ठताएं हैं और हमें 2 नंबर दे जाती हैं। तो हमारा आग्रह है आप सभी से कि इन्हें पुनः अच्छे से ध्यान से पढ़ लें, समझ लें। इस विधि में पहले नंबर पर रासायनिक अर्धपारगम्य झिल्ली प्रयुक्त की गई है जिसके फटने का कोई डर नहीं है। आसानी से कम प्रेशर लगा, ज्यादा प्रेशर लगा, सभी तरह के विलयनों का पराशरण दाब ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा कि साम्य शीघ्र स्थापित हो जाता है, जल का लेवल मेंटेन होने में कम समय लगता है और इसके कारण हम शीघ्र ही विलयन का पराशरण दाब ज्ञात कर सकते हैं। और तीसरा कि इस विधि में पराशरण दाब मापन के दौरान विलयनों के सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होने पाता और सांद्रण में परिवर्तन नहीं हो पाने के कारण जो पराशरण दाब निकलता है वो अधिक एक्यूरेट होता है, अधिक यथार्थ होता है और विलयन के सही पराशरण दाब का मापन इस विधि से किया जा सकता है। यह हुआ हमारा विलयनों का चौथा अनुसंख्यक गुणधर्म, पराशरण दाब और पराशरण दाब मापने की वर्कले हार्टले विधि। आप सभी ने धैर्य के साथ हमारा यह टॉपिक सुना और समझा। उम्मीद करता हूं कि यह आपके अध्ययन में और आपकी पढ़ाई में मदद करेगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।